हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उन हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में पढ़ा जिसे कि नगर की संज्ञा दी गई है, जहां नगरीकरण की विशेषताएं देखने को मिलती है, जहां पर नगरीय तत्वों का विकास हुआ। आज हम हड़प्पा कालीन अन्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जहां से कोई न कोई विशेषताएं मिली हैं। यह स्थल नगर तो नहीं है परंतु हड़प्पा कालीन है और अपने साथ कोई न कोई विशेषताओं को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम उन सभी मुख्य स्थलों को एक एक कर अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों ने हड़प्पा कालीन जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी को मैप में अच्छे से देख लिया है और उन स्थलों में से जो भी महत्वपूर्ण स्थल है जहां से कोई न कोई विशेषताएं मिली हैं उनको हम आज देख लेते हैं। साथ में उन स्थलों को भी देख लेंगे जिनका विकास नदियों के किनारे हुआ। उसके बाद इसी वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझ लेंगे और उनके सामाजिक व धार्मिक पक्ष को भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हड़प्पा कालीन के जो महत्वपूर्ण नगर हैं, उन जो भारत में महत्वपूर्ण नगर हैं उनको हम देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मांडा है, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। यह हड़प्पा कालीन सबसे उत्तरतम स्थल है और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद पंजाब में जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से कोई विशेषताएं मिली हैं वो रोपड़ है। रोपड़ जो है स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला स्थल है और रोपड़ का ही आधुनिक नाम रूपनगर है और यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। हम लोगों ने नवपाषाण काल में पढ़ा था कि बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था और हम लोग हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा काल में देख रहे हैं कि रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद जो दधेरी है यह परवर्ती हड़प्पा काल है, मतलब कि यह हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय का ये नगर है या ग्रामीण स्थल है। फिर संघोल है, यहाँ से तांबे की 2 छेनियां मिली हैं और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम हरियाणा में देखते हैं जो राखी गढ़ी है, यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद कुणाल है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। फिर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं जो सनौली है, यहाँ से 125 समाधान प्राप्त हुए हैं और जो सौ के सिर हैं वो उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में है। इसके साथ साथ यहाँ पे जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। उसके बाद आलमगीरपुर है, हमने देखा था कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि हिंडन नदी के तट पर है और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। तो फ्रेंड, ये जो भी स्थान है इन सभी को हमने जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख रखा है, मैप में अच्छे से समझ रखा है। हम लोग केवल यहाँ पे इनकी कुछ जो 1-2 विशेषताएं हैं उनको देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात में सुरकोतला जो है कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में यह स्थित है और यहाँ पे घोड़े का अस्थि पंजर या घोड़े का कंकाल प्राप्त है। और सुरकोतला जो है इसका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक ही 4 दीवारी से घिरा हुआ है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में लोथल और सुरकोतला ऐसे एकमात्र 2 स्थान हैं जिनके की पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले दोनों एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। गुजरात में ही अगला स्थान आता है लोथल। लोथल की विशेषता ये है कि यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका पतन जो हुआ था वो भूकंप के कारण हुआ था। अगला स्थान है रंगपुर जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में काठियावाड़ क्षेत्र अहमदाबाद जिला में स्थित है, भादर नदी के तट पर है और यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है जो कि अहमदनगर जिला में प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है वो गनेरी वाला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, फिर उसके बाद राखी गढ़ी है और धौलावीरा है। गनेरी वाला और मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है और राखी गढ़ी और धौलावीरा जो है यह भारत में स्थित है। हमने भारत के उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को देख लिया जहां से कि कोई न कोई 1 या 2 विशेषताएं मिली हैं। अब हम पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों को देखते हैं जहां से कि कोई न कोई 1-2 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो गनेरी वाला है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधव सभ्यता सैंधव हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद हम बलूचिस्तान में देखते हैं। बलूचिस्तान में जो नौसारो है यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बालाकोट से सीप का उद्योग का प्रमाण मिला है। सोतका को की विशेषता यह है कि यह सादी कौर नदी के तट पर स्थित है और जुदेर दड़ो से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का जब नगर जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों को जब हम पढ़ रहे थे तो उनमें धौलावीरा एक स्थान था भारत में
जो कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के बीच में मध्यमा स्थित था, और मध्यमा और पश्चिमी टीला के बीच में स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो भारत में धौलावीरा में और पाकिस्तान के जुदेर दड़ों में ये दो एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां से कि स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सुतकागे डोर है, यह दास्क नदी के तट पर है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अब हम सिंध प्रांत में देखते हैं, स्थान जो है कोट दीजी है। यहाँ पे अलंकृत खंभा मिला है और पत्थर के तीर मिले हैं। उसके बाद आमरी में 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हैं। फिर अली मुराद जो है एकमात्र ग्रामीण स्थल है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा सभ्यता तो नगरी सभ्यता थी, नगरीकरण का वहाँ पे नगरी तत्वों का विकास हुआ था, मगर अली मुराद जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि नगरी तत्वों का विकास नहीं कर पाया था, इसलिए यह एक ग्रामीण स्थल के ही रूप में रह गया। उसके बाद अल्लादीनो है, यह अरब सागर व सिंधु नदी के संगम के तट पर स्थित है और इसीलिए इसको बंदरगाही नगर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम उन हड़प्पा कालीन स्थलों को देखते हैं जिनका विकास नदियों के किनारे हुआ। तो एक तरफ नदी हम देख लेते हैं, दूसरे तरफ उन स्थलों को देख लेते हैं जो कि नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे जो विकसित होने वाले स्थल थे उनमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोट दीजी और अल्लादीनो है। फिर चिनाब नदी के तट पर स्थित जो स्थल है वह मांडा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल भी है। रावी नदी के तट पर जो स्थित स्थल है वह हड़प्पा है। सतलज नदी के किनारे जो स्थल स्थित है वह रोपड़ है। और घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे जिन स्थलों का विकास हुआ उनमें बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, कालीबंगा और भगवानपुरा है। फिर भोगवा नदी के तट पर स्थित जो स्थल है वह लोथल है। हिंदन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित मालवन है। भादर नदी के तट पर स्थित रंगपुर है, जो कि गुजरात में है। और गोदावरी की सहायक जो प्रवरा नदी है, इसमें दैमाबाद है, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल भी है। उसके बाद दास्क नदी के तट पर सुतकांगे डोर, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। उसके बाद किम नदी के स्थान पर मेघम या मेघमा एक स्थान है, जो कि गुजरात में है, हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर उसके बाद सादी कौर नदी के तट पर सोतका कोह नगर है, हड़प्पा कालीन इसका विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हड़प्पा कालीन जो अन्य स्थल हैं उनकी जो एक दो विशेषताएं थी उनको देख लिया, और जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल थे हैं जिनका कि नदियों के किनारे विकास हुआ था उन सभी को देख लिया। अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देख लेते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझने से पहले कुछ 2-3 बातों को फिर से हम देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो था वो इतिहास में आद ऐतिहासिक काल का एक कालखंड है। आद ऐतिहासिक ऐसा कालखंड जिसको कि समझने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, पर लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता था ये कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन मतलब ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, और कांसा तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता ये प्रथम नगरीकरण का काल है, क्योंकि यही एक ऐसी सभ्यता थी जहां से कि नगरी विशेषताएं और नगरी तत्वों का विकास प्रथम बार हुआ था। तो हम लोगों ने ये कुछ बेसिक बातें देख ली। अब इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझ लेते हैं। तो हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 हिस्सों में बटा होता था। पहला एक पश्चिमी टीला होता था और अगला जो है कि दूसरा पूर्वी टीला होता था, जिसे नगर की संज्ञा दी जाती थी। और ये जो पश्चिमी टीला हुआ करता था यह अधिक ऊंचा एवं छोटे आकार का था, और अधिकतर स्थलों में दुर्ग एक 4 दीवारी से घिरा होता था, और सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता था, और इसमें जो 4 दीवारी होती थी या परकोटे होते थे, जो सुरक्षा प्राचीर होती थी, इनके बाहर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इनके अंदर की तरफ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पूर्वी टीला जो है कि कम ऊंचा और बड़े आकार का हुआ करता था, और ये जो पूर्वी टीला हुआ करता था यह बिना किसी सुरक्षा या 4 दीवारी या परकोटे से घिरा होता था, परंतु इसके कुछ अपवाद भी है। कहीं कहीं पे यह क्षेत्र भी 4 दीवारी से घिरा हुआ पाया गया है। तो उसी को समझने के लिए हम एक एक कर इनके जो भी अपवाद वाले जगह हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा में जो दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र था यह दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था,
और कालीबंगा में जो घर थे, इन घरों के जो आंगन थे ये पक्के थे, मतलब कि आंगन को पक्की ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था। उसके बाद जो लोथल और सुरकोतड़ा पूरे हड़प्पा कालीन स्थल में ऐसे दो स्थान हैं जो कि दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर या एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ करते थे। उसके बाद चन्हूदड़ो है। चन्हूदड़ो में दोनों जो टीले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इन दोनों टीलों में कोई भी चार दीवारी नहीं है। उसके बाद धौलावीरा में हम देखते हैं कि दोनों टीलों के बीच में एक मध्यमा उपस्थित है और इसी मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में हमें स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन था, जो नगर का आकार था, वो आयताकार या वर्गाकार हुआ करता था और यह जाल या ग्रिड नुमा हुआ करता था। और पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे को लंबवत काटती थी और इन सड़कों की जो चौड़ाई हुआ करती थी वो 10 मीटर थी। इसीलिए मोहनजोदड़ो की इन सड़कों को राजपथ का नाम दिया गया है। वहीं अन्य नगर की जो सड़कें थी वह 2.75 से लेकर 3.66 मीटर चौड़ी हुआ करती थी और मोहनजोदड़ो की जो गलियां हैं वह 1.8 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो में जो घर के दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुला करते थे और आंगन कच्ची ईंटों से बने थे। और हम लोगों ने कालीबंगा में पढ़ा था कि कालीबंगा के घरों के जो आंगन थे वो पक्की ईंटों से बना करते थे, मतलब कि इन आंगन के जो फर्श है वहां पे पक्की ईंटों को बिछाया जाता था या कच्ची ईंटों को पीट कर वहां पे बैठाकर आंगन बनाया जाता था। और लोथल में क्या है कि जो मोहनजोदड़ो के घर गलियों की तरफ खुलते थे और लोथल के जो घर के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे और सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बाकी जितने भी जगह हैं उन वहां की सभी सड़कें कच्ची हुआ करती थी। तो हम मोहनजोदड़ो के घर वाले हिस्से को अब समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में जितने भी घर हुआ करते थे वो लगभग 3-4 घर हुआ करते थे। बीच में आंगन हुआ करता था और जो मुख्य दरवाजा था वो गली में खुलता था और घर के दरवाजे में एंट्री, मतलब कि जब एंट्री की जाएगी तो सामने एक रक्षा प्राचीर हुआ करता था। इसका मतलब कि सीधे दरवाजे में एंट्री करके घर में घुसने की जो स्थिति थी वो नहीं थी। पहले एक रक्षा प्राचीर हुआ करता था, उसके बाद उसके लेफ्ट से या राइट से घूम के ऐसे जाया करता था। फिर जितने भी घर थे उन सभी घरों में रसोई घर हुआ करता था और स्नानागार हुआ करता था, कुआं हुआ करता था। घरों में सीढ़ियां हुआ करती थी छत पे जाने के लिए, मतलब कि 2 से 3 मंजिला भी घर हुआ करते थे। और जो घरों की चौड़ाई थी, जो घरों का क्षेत्रफल था वो लगभग 30 फीट स्क्वायर में हुआ करता था। तो ये था मोहनजोदड़ो का जो घर का विशेषता और इनकी नगर नियोजन की जो विशेषताएं थी, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक पक्ष है एवं धार्मिक पक्ष है उसको भी समझ लेते हैं। हड़प्पा कालीन समाज को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि इनमें हम समाज के पहलू को देख लेंगे, फिर उनमें स्त्रियों की दशा को देख लेंगे, इनका खान पान देखेंगे और वेशभूषा देखेंगे, फिर इनके मनोरंजन के साधन को देख लेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन समाज को समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो समतावादी समाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग विभाजन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 3 वर्ग में विभाजित था, जिसमें कि विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग था। विशिष्ट वर्ग में पुरोहित वर्ग आते थे जो कि पश्चिमी टीला या दुर्ग गढ़ी क्षेत्र में रहा करते थे। मध्यम वर्ग में जो कि सैनिक, प्रशासन, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, किसान, ये सभी वर्ग आते थे जो कि नगर क्षेत्र में रहा करते थे। और जो कमजोर वर्ग में मजदूर और दास हुआ करते थे, ये भी नगर क्षेत्र में ही रहा करते थे। उसके बाद हम हड़प्पा कालीन समाज में देखते हैं कि 4 प्रजाति के लोग रहा करते थे। उन 4 प्रजातियों में कौन कौन थे? अल्पाइन लोग थे, भूमध्य सागरी लोग थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलायड थे। और इन सभी में सबसे अधिक जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो भूमध्य सागरी लोगों की थी। फ्रेंड्स, ये जो सभी प्रजातियां हैं इनके बारे में भूगोल में अच्छे से पढ़ा जाता है। इनके आकार, प्रकार, कद काठी, लंबाई, चौड़ाई व इनके अन्य विशेषताओं के साथ वर्गीकृत करके वहां पे एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाता है। फिलहाल हम लोग केवल यहाँ पे यही देखते हैं कि कैसे कैसे किन प्रजातियों के लोग हड़प्पा कालीन समाज में रहा करते थे। अब हम अगला देखते हैं स्त्रियों की दशा। तो फ्रेंड, जिस भी समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी रही है वह समाज हमेशा उन्नति किया है। और भारत के लिए यह गर्व की बात है कि भारत की जिस सभ्यता ने हमको अन्य सभ्यताओं के समक्ष अतुलनीय रूप से आगे कर दिया, उस सभ्यता के संचालक और मार्गदर्शक के रूप में स्त्री को स्वीकारा गया था।
इसलिए भारत को पिता नहीं बल्कि भारत को माता कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पहली सभ्यता थी वह मातृ प्रधान सभ्यता थी। वहाँ पर माताओं का वर्चस्व था, उनकी पूजा की जाती थी, इनको शक्ति और जननी के रूप में स्वीकारा गया था। इसलिए भारत को हम लोग पिता नहीं बल्कि भारत को माता के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो समाज था हड़प्पा कालीन, ये मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक समाज था, और यहाँ पे स्त्रियों को उर्वरता या शक्ति जननी के रूप में स्वीकारा गया था। और हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी जगह पे मृण मूर्तियां या मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मातृ प्रधान मातृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी कहीं कहीं पे हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे लोथल में 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। अगला हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों का खान पान देखते हैं। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग थे। हड़प्पा में जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं वहां अनाज को सुरक्षित रखा गया था। जो वृत्ताकार चबूतरे हैं वहां से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य, लोथल और रंगपुर से धान और चावल के साक्ष्य, फिर लोथल से बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। तो इन सबसे इन लोगों का शाकाहारी होने का प्रमाण मिलता है। फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बागपत के सनौली में देखा था कि वहाँ पे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। वह अन्य ऐसे स्थान भी है जहाँ से जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो इन सबसे इन लोगों का मांसाहारी होने का भी प्रमाण मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। अब हम इनके वेशभूषा को देखते हैं। तो वेशभूषा में ये जो वस्त्र पहनते थे वह सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे। हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में देखा था कि एक सूती कपड़े में चाकू लपेट के रखा हुआ ऐसा साक्ष्य मिला है। मतलब कि सूती कपड़ा का मिलना कपास का, एक तरह से कपास के मिलने के भी साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। और जो सूती कपड़ा हुआ करता था वो सादा और कढ़ाईदार दोनों हुआ करता था। और ये जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे एक 3 पतिया साल ओढ़े हुए ध्यान मग्न योगी के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम इनके आभूषण को देख लेते हैं। आभूषणों में जो है कि जो अमीर वर्ग था वह सोने चांदी या माणिक के या हाथी के दांत के आभूषण का इस्तेमाल किया करता था। वहीं जो गरीब वर्ग था वह शंख या सीप या मिट्टी के बने आभूषण का इस्तेमाल किया करता था। और आभूषणों के अगर साक्ष्य के रूप में हम बात करें तो कुछ स्थल है जहाँ से कि इन लोगों के वेशभूषा और आभूषण से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पा से श्रृंगारदान का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, नवसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला है, चन्हूदड़ों से लिपस्टिक एवं अंजन सालिका हम लोगों ने देखा था वहाँ पे पढ़ते समय की सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं। उसके बाद हड़प्पा से बोतल से काजल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग इन लोगों के वेशभूषा में वस्त्र को और आभूषण को देख लिया। अब हम इनके मनोरंजन के साधन को देख लेते हैं। मनोरंजन में ये लोग मुख्यतः शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ व पासा खेलना, ढोल व मजीरा बजाना, साथ साथ नृत्य करना और गाना गाना इन लोगों के मनोरंजन के साधन में शामिल था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हड़प्पा काल के सामाजिक पक्ष को देख लिया। अब हम लोग यहीं पे हड़प्पा काल के धार्मिक पक्ष को भी देख लेते हैं। और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पक्ष को देखने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला क्रियात्मक पक्ष और दूसरा दार्शनिक पक्ष। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता में ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर उनकी क्या सोच थी, उनका क्या दर्शन था, क्या विचार थे, इसके बारे में अभी तक बताना संभव नहीं हो पाया है। तो दार्शनिक पक्ष के अगर सापेक्ष में बात करें तो कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं मिली है। वहीं क्रियात्मक पक्ष जो है, जो कि एक तरह का कर्मकांडी पक्ष होता है, पूजा पाठ से संबंधित होता है, मंदिर में मूर्तियों से संबंधित व और भी हम इसको अन्य रूप में देखते हैं। तो इस पक्ष को देखते हुए हम ये पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक क्रियाकलाप किस दिशा की ओर था, वो कैसा था। तो इसमें हम पूजा पाठ वाले पक्ष में हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो था कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा की जाती थी, वृषभ पूजा या एक श्रृंगी एक सिंह वाले बैल की पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ जल पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, नाग पूजा, साथ में अग्नि पूजा के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, पशुपति की पूजा में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर जानवरों से घिरी हुई एक मूर्ति बनी है। उस मुहर को प्राप्त करने का श्रेय अर्नेस्ट मैके को जाता है। वह मुहर पर बने मूर्ति को पशुपति का नाम देने का श्रेय जॉन मार्शल को जाता है। तो वह मूर्ति कुछ ऐसी थी कि उसके मतलब वो जानवरों से घिरी हुई मूर्ति थी और उसके दाहिने साइड में जो जानवरों का जो अंकन था या चित्र था वह हाथी और बाघ का था। उसके बाएं साइड में गैंडा और भैंसे का अंकन था
और नीचे की तरफ 2 हिरण का अंकन था, और जो बीच में मूर्ति बनी थी उसे पशुपति, क्योंकि ये पशुओं से घिरी हुई मूर्ति प्राप्त थी, इसलिए जॉन मार्शल द्वारा इस जो मुहर पे मूर्ति छपी थी इसको पशुपति का नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के वीडियो में मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, जो अन्य स्थल थे, उनके कुछ जो 1-2 विशेषताएं थी उनको देख लिया। साथ में नदियों के किनारे जिन हड़प्पा कालीन स्थलों का विकास हुआ था उनको देख लिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने नगर नियोजन को भी समझ लिया। कहीं कहीं कुछ नगर नियोजन को लेके कुछ अपवाद थे नगर क्षेत्र को लेके, उसको देख लिया। फिर साथ में सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष को भी देख लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक पक्ष था या व्यापार वाणिज्य का जो पक्ष है, वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे, उन लोगों का समाज जो है कि किस चीज पे निर्भर था, कैसे उन लोगों का जीवन यापन हो रहा था, कहाँ कहाँ से व्यापार थे, कैसे व्यापार थे। तो ये सभी पक्षों को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो भी सेक्शन है, जो भी पोर्शन, सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।